प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉप 5 ETFs फॉर लॉन्ग टर्म। इस वीडियो में हम जानेंगे ETFs होते क्या हैं, ETF और इंडेक्स फंड का डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही मैं कुछ टॉप ETFs के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपको ETF पे कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। वीडियो को वॉच करने के दौरान कोई भी वैल्यू एडिशन हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड और पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में उस स्कीम का फंड मैनेजर बेसिस मार्केट कंडीशन स्टॉक्स को बाय एंड सेल करता है। जिनमें स्टॉक्स में उसे लगता है कि रिटर्न ज़्यादा आएगा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर इस तरह के स्टॉक्स हैं जहाँ के फंड मैनेजर को लगता है कि रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे तो वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो बेसिस मार्केट कंडीशन यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं पोर्टफोलियो में, इसीलिए इसे हम एक्टिवली मैनेज्ड फंड बोलते हैं। जबकि पैसिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर खुद से कुछ भी नहीं करेगा। पैसिवली मैनेज्ड फंड में एक इंडेक्स होगा, लाइक निफ्टी 50 का इंडेक्स, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स, या फिर निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स। इसी तरह का जो भी इंडेक्स है, उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं और जिस प्रपोर्शन में है, लाइक HDFC बैंक, सपोज किसी इंडेक्स में HDFC बैंक है, उसका वेटेज है 5%, तो वो फंड मैनेजर HDFC में भी 5% का ही एक्सपोजर लेगा। तो ये होता है पैसिवली मैनेज्ड। यहाँ पे फंड मैनेजर खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, बेसिस मार्केट कंडीशन कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। सिंपली इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस प्रपोर्शन में है उसी प्रपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी 50 इंडेक्स अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं और सारे स्टॉक्स का अलग अलग वेटेज है। तो अगर कोई इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करता है तो सेम 50 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, और इन स्टॉक्स का जो भी वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स में वही वेटेज वो अपने फंड में भी रखेगा। तो यहाँ पे पैसिवली मैनेज्ड फंड को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंडेक्स फंड और दूसरा होता है ETF। अभी तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ETF भी म्यूचुअल फंड स्कीम ही है और ये इंडेक्स फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन हाँ, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले डिटेल में ये जान लेते हैं कि ETF क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्कीम्स हैं ETFs के, वो एक्सचेंज पे, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई ETFs कितने तरीके के होते हैं, अगर किसी को ETF में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि ETF के थ्रू आप कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ETF ऑलरेडी मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड की तरह ही है। तो कैसे म्यूचुअल फंड इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके थ्रू आप सारे एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से ETF के थ्रू भी आप सारे एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैरायटी। तो टाइप्स ऑफ ETF में सबसे ऊपर है इक्विटी ETF। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ETF रूट से, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर और थीमेटिक फंड सभी जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज कैप के इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, निफ्टी 50 इक्वल वेट, निफ्टी नेक्स्ट 50, BSE 100 और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप 100, मिड कैप 50 में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप के लिए आपके पास स्मॉल कैप 250 का ऑप्शन अवेलेबल है। सेक्टर थीमेटिक फंड में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक निफ्टी बैंक, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, IT सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, ऑटो सेक्टर। CPSE का मतलब हुआ सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MNC कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सरिया, आप लोग का बहुत क्वेरी आता है ना, तो यहाँ निफ्टी 50 सरिया फंड भी है, ETF फंड, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंजम्पशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट ETF भी आपके लिए है, लाइक भारत बॉन्ड है। भारत बॉन्ड का मतलब हुआ कि जो PSU कंपनीज़ है ना, मोस्टली जो गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज़ हैं वहाँ के बॉन्ड्स हैं, वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे देखिए GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए निफ्टी 1 डे रेट, तो अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, फ्यू डेज़ के लिए, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। फैक्टर ETF,
तो ये भी ऑप्शन है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30, अल्फा लो वोलेटिलिटी 30, और नीचे ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो फैक्टर फंड्स भी हैं यहाँ पे। कमोडिटीज़, गोल्ड और सिल्वर में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है। इंटरनेशनल ETF में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नैस्डैक 100, यूएस की टॉप 100 कंपनीज IT रिलेटेड मोस्टली, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। S&P 500 टॉप 50, NYSE फैंग प्लस में भी जो यूएस की टॉप कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक टेस्ला है, एप्पल, मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, ब्रॉडकॉम है, स्नोफ्लैक है और एनवीडिया है। तो ये भी बहुत अच्छा इंडेक्स है। हैंसेक टेक और हैंसेक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हैंसेक हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन, बट हाँ मोस्टली ज़्यादातर ऑप्शंस को मैंने कवर कर लिया है। तो इन सारे जगह पे आप ETF के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ETF और इंडेक्स फंड में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक का डिफरेंस, इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF इन तीनों को कंपेयर किया है, तो इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। इस स्लाइड को भी आप ध्यान से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इंडेक्स फंड और ETF का डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे ना, तो अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुद से स्टॉक खरीद रहे हैं, तब तो आप डिसाइड करेंगे आपको कितने स्टॉक्स चाहिए। एक स्टॉक चाहिए, 5, 10, 15, 20 आप डिसाइड करेंगे। जबकि इंडेक्स फंड और ETF में आप डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे फंड मैनेजर भी डिसाइड नहीं करेगा। फंड मैनेजर जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है उसके अनुसार ही नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे। लाइक निफ्टी 50 को अगर फॉलो कर रहा है तो 50 स्टॉक्स होंगे। अगर BSE 100 को फॉलो कर रहा है तो 100 स्टॉक होंगे। अगर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे 250 स्टॉक्स होंगे। तो पूरी तरह से इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि किस इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है फंड मैनेजर। यहाँ पे देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग हमेशा क्वेरी आता है कि क्या मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो ज़ीरो हो सकता है। देखिए, स्टॉक में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी जंक स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ही बेकार कंपनी है, हाई रिटर्न के लालच में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो ज़ीरो हो जाए, उसका वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF में ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉक नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट सेंसेक्स 30 में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडेक्स में, तो 30 स्टॉक्स हैं, उसके बाद 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, 250 स्टॉक्स। तो इंडेक्स में एक स्टॉक तो होता नहीं है, मिनिमम 30 स्टॉक्स है और ज़्यादातर केसेस में उससे भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, उसमें से 1-2 कंपनी बंद भी हो जाए, मान लीजिए, ऑल्दो वहाँ पे फंड मैनेजर होता है, जनरली ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन मान लीजिए कोई घटिया कंपनी बाई मिस्टेक इन्वेस्टमेंट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आया, कंपनी बंद हो गई। लेकिन यहाँ पे ऑल 30 कंपनीज या ऑल 50 कंपनीज या ऑल 100 कंपनीज तो बंद नहीं होंगी ना। इसीलिए म्यूचुअल फंड और ETF का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। बाइंग सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर स्टॉक खरीदना है तब तो स्टॉक मार्केट से जो भी करंट प्राइस है, मतलब जैसे आज वर्किंग डे है तो आपने देखा कि करंट प्राइस क्या है, उस प्राइस पे अगर आपको सही लगता है तो आप खरीद सकते हैं और उसी प्राइस पे अगर आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड में, ये म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि जो डे एंड का NAV है, ठीक है, वही आपको मिलेगा। आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं तो भी डे एंड का NAV, बेच रहे हैं तभी डे एंड का NAV। तो डे एंड का NAV जो होता है वो या तो आपको रात में पता चलेगा 8 बजे के बाद, या फिर अगले दिन सुबह पता चलेगा ना। इन्वेस्टमेंट करते वक्त या सेल करते वक्त आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि आपने किस NAV पे खरीदा या बेचा है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और ETF देखें तो बिल्कुल स्टॉक की तरह है, इसीलिए बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। ये भी आप स्टॉक एक्सचेंज से ही बाय एंड सेल करेंगे, जो भी प्राइस वहाँ पे दिख रहा है उसी प्राइस पे आप करेंगे। तो देखिए, ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में यही डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। लेकिन ETF तो स्टॉक्स की तरह है, तो यहाँ पे आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। बिना उसके आप ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको डिटेल चेक करना है, कई बार आप लोग का क्वेरी आता है ना, ETF का डिटेल कहाँ चेक करेंगे, तो म्यूचुअल फंड कंपनी, क्योंकि ये भी म्यूचुअल फंड कंपनी का ही प्रोडक्ट है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। या थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, जैसे आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम का डिटेल चेक करते हैं उसी तरह से। अब चेक कर लेते हैं लिक्विडिटी, दैट इज अगर आपको बाय और सेल करना है तो सही से कर पाएंगे कि नहीं।
तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इक्विटी को देखें, स्टॉक को देखें, तो ये तो मार्केट कैप पे डिपेंड करेगा ना। अगर बड़ी कंपनी है लाइक लार्ज कैप की कंपनी, तब तो कभी बाय सेल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बाय सेल का प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा रेट भी मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई जंक स्टॉक है या फिर मार्केट कैप वाइज बहुत छोटा स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है बहुत छोटा, तो वहाँ पे तो ट्रेडिंग ज़्यादा होता नहीं है, तो वहाँ पे आपको खरीदने और बेचने दोनों में दिक्कत होगा। और एक बार आपने खरीद लिया, अगर अमाउंट बड़ा है, तो कभी कभी बेचने में बहुत दिक्कत होगा, शायद आप उसे बेच भी ना पाएँ। तो ये डायरेक्ट इक्विटी में प्रॉब्लम आता है। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी है, जब चाहें आप खरीद दें, जब चाहें आप बेच दें। जब खरीदने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी को बेचना ही होगा, और जब बेचने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी को वो खरीदना ही होगा। तो वहाँ पे लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईटीएफ को अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज में आपको खरीदना बेचना है, डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद और बेच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एयूएम जरूर चेक कर लें, एसेट अंडर मैनेजमेंट। छोटा एयूएम है तो बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि अगर आप बेचने जाएंगे तो शायद कोई खरीदने के लिए वहाँ पे होगा ही नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखें कि एयूएम बड़ा हो, और ट्रेडिंग चेक कर लें कि सही रेट पे आप खरीद पा रहे हैं कि नहीं। डीमैट अकाउंट, तो इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जान लेते हैं कॉस्ट, मतलब ये जो खरीदने बेचने का पैसा कितना लगेगा, ज़्यादा खर्च कहाँ लगेगा। देखिए, स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डीमैट और ट्रेडिंग चार्जेस आपके लगेंगे। उसी तरह से ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको डीमैट और ट्रेडिंग चार्जेस लगेंगे, क्योंकि अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चार्जेस यहाँ भी लगेंगे, और इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी लगेगा, क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। जबकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लगेगा। लेकिन हाँ, इन दोनों का अगर आप एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करेंगे तो ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इंडेक्स फंड से भी काफ़ी कम होता है ना। हम कुछ टॉप ईटीएफ्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल सुटेबल है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लार्ज कैप के लिए जाना होगा तो ऑफकोर्स निफ्टी 50 लार्ज कैप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये देखिए, यहाँ पे दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 ईटीएफ। ये दोनों ही मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि रिटर्न्स बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आया है। तो देखिए, ये भी इंडेक्स फंड की तरह ही काम करते हैं, ईटीएफ है। तो ज़्यादातर केसेस में जब भी इक्विटी ईटीएफ का आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो बेंचमार्क से कम ही रिटर्न आएगा। लेकिन हाँ, इनका रिटर्न अगर आप इंडेक्स फंड से कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स फंड से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न यहाँ आएगा, क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ एयूएम, बिना एयूएम देखे किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। छोटा एयूएम है तो आप बेच ही नहीं पाइएगा, और खरीदते वक्त भी शायद सही रेट नहीं मिले। देखिए, दोनों का एयूएम बहुत बड़ा है, 33,000 करोड़ और 20,000 करोड़, इसीलिए मैंने दोनों को सेलेक्ट किया है। और एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना कम होता है, 0.04%, 0.03%। जबकि आप निपॉन के इंडेक्स फंड का, अगर जो म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड, उसका अगर आप डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो 0.20% है, तो इससे बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स 0.20% भी बहुत कम है, लेकिन हाँ 0.04% से तो बहुत ज़्यादा है। आईसीआईसीआई का अगर आप डायरेक्ट प्लान का, आईसीआईसीआई के इंडेक्स फंड के, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो 0.17% है। यहाँ पे देखिए, मैंने कंपैरिजन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऊपर ईटीएफ है निपॉन का और नीचे है इंडेक्स फंड, दोनों ही निफ्टी 50 का है, ठीक है, और ये डायरेक्ट प्लान है। देखिए, दोनों के रिटर्न में डिफरेंस है। देखिए, दोनों का रिटर्न आप देखिए 1 ईयर 3 ईयर एक सेम डेट का है दोनों का रिटर्न, तो रिटर्न में तो डिफरेंस है नो डाउट। और ये देखिए, एक्सपेंस रेशियो में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा दोनों में। लेकिन हाँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, डीमैट चार्जेस और ट्रेडिंग चार्जेस को आपको ध्यान में रखना होगा जब आप ईटीएफ के लिए जाएंगे, और साथ ही एयूएम का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है ईटीएफ के थ्रू, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को फॉलो करता है। यहाँ पे इसका रिटर्न आप चेक कर सकते हैं बेंचमार्क के मुकाबले, और एयूएम भी ठीक है, 5,500 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम, जो कि एक अच्छा एयूएम है। अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए, ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे इंटरनेशनल फंड्स के लिए, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ और मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ईटीएफ।
तो यहाँ पे देखिए इसका ईवीएम तो बड़ा हो चुका है, 8000 करोड़ प्लस का ईवीएम अच्छा है, लेकिन इसका ईवीएम अभी भी थोड़ा छोटा है। मतलब देखिए ईटीएफ में अगर मुझसे पूछे तो 5000 करोड़ प्लस का ईवीएम हो अगर तो अच्छा है, जितना बड़ा उतना अच्छा है ना, 20-30,000 करोड़ के आसपास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 5000 करोड़ का ईवीएम हो तो अच्छा है। यहाँ पे आप इनका रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। देखिए गोल्ड में निपॉन इंडिया है, एचडीएफसी, एसबीआई, तीनों का ईवीएम 5000 करोड़ से बड़ा है। सबसे बड़ा तो ऑफकोर्स निपॉन है, इसका 12000 करोड़ से भी बड़ा ईवीएम है। ईवीएम का बहुत इंपॉर्टेंस है ईटीएफ में, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे देखिए रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स आपको ज़्यादातर केसेस में बेंचमार्क से भी ज़्यादा आया है, गोल्ड में भी अगर आप देखें और सिल्वर में भी देखें। सिल्वर ईटीएफ के लिए मैंने निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ और आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ईटीएफ को सेलेक्ट किया है। एयूएम देखिए, एयूएम अब तो प्रॉब्लम होगा ना, सिल्वर ईटीएफ है, एयूएम यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। इंडिया में देखिए ईटीएफ का कॉन्सेप्ट अभी भी रिलेटिवली न्यू है। मतलब अगर आप जैसे जैसे मैं और भी आपको डिटेल्स देता जाऊँगा, देखेंगे एयूएम कम होता जाएगा। कुछ और साल लगेंगे इंडिया में ईटीएफ का जो एक कॉन्सेप्ट है और पॉपुलर होने में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, और उसके बाद एयूएम भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी अनफॉर्चुनेटली एयूएम वाइज जैसे इशू है, लाइक मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखेंगे एयूएम और भी बहुत छोटा है वहाँ पे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के। यहाँ पे देखिए मिड कैप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिड कैप 150 का ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे मिड कैप 100 का इंडेक्स को फॉलो करता है ये फंड। तो निपॉन इंडिया है, मेरे एसेट है, और मोतीलाल ओसवाल का 3 फंड्स है। यहाँ पे देखिए ईयूएम का कितना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बड़ा ईयूएम है ही नहीं। निपॉन का 1700 करोड़ का है, मेरे एसेट का सिर्फ 900 करोड़ के आसपास, और मोतीलाल ओसवाल का तो सिर्फ 500 करोड़। तो यहाँ पे देखिए एयूएम का प्रॉब्लम है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न्स आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये देखिए स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स में ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट करता है, एचडीएफसी निफ्टी का स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। यहाँ पे देखिए ईयूएम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, बहुत छोटा ईयूएम है। तो देखिए अभी ईटीएफ में अगर आप जा रहे हैं ना, तो एयूएम वाइज निफ्टी 50 में आपको अच्छा खासा ईयूएम मिल जाएगा, सेंसेक्स 30 में अच्छा खासा ईयूएम मिल जाएगा ईटीएफ का। लेकिन नीचे जैसे ही आप जाएंगे ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके बाद जब आप सेक्टर फंड में जाएंगे, थीमेटिक फंड में जाएंगे, या फिर फैक्टर फंड्स में जाएंगे, तो वहाँ पे ईयूएम बहुत छोटा है। तो ऑफकोर्स आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया उससे मोस्टली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है अच्छा खासा, साथ ही आपका डीमैट अकाउंट है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, स्टॉक्स में ऑलरेडी बाय सेल करते हैं, आपको इन चीज़ों की जानकारी है, तब तो आप ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपको एयूएम का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एयूएम कम है तो आपको प्रॉब्लम होगा बाय और सेल करने में अच्छे रेट पे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे म्यूचुअल फंड का ही आइडिया नहीं है, डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट का आइडिया नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में ही डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, ईटीएफ से दूर रहें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।